उसका नाम जूलियन एशफोर्ड था। 3 साल पहले उसके अपने ही खानदान ने जबरदस्ती अपने भाई ईथन के नाम पर सेना में 20 सप्रेशन लीजन में भेज दिया गया था। उस खूनी जंग में उसने बड़े बड़े सम्मान हासिल किए, लेकिन उसे क्या पता था कि ये लोग उसकी 3 साल की पूरी मेहनत ही छीन लेंगे। उसने 3 साल में 100 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी थीं और खुद सेनापति ने उसे 5 स्टार जनरल बनाया था। कमरे के बाहर से आवाज आई, खाना तैयार है, कब तक कमरे में छिपे रहोगे? जूलियन ने कहा, आ रहा हूं। डाइनिंग टेबल पर पहुंचते ही बहन ने कहा, सच में? किस रिफ्यूजी कैंप से निकल कर आए हो? ये कैसी बदबू आ रही है, पूरा खाना खाने का मूड ही खराब कर दिया। माँ ने कहा, जूलियन, जब आ ही गए हो तो जाकर पहले नहा लो और कपड़े बदल लो। ईथन का मार्शल ट्रायल आने वाला है, उसका ध्यान मत भटकाओ। जूलियन ने अपने खून से सने फटे कपड़ों को देखा और सोचा, उस वक्त इन्होंने ही मुझे जबरदस्ती ईथन की जगह भेजा था, और आज जब मैं लौट आया हूं तो खैरियत का एक शब्द तक नहीं पूछा। मैंने 3 साल उसकी जगह अपनी जान दांव पर लगाई, और आज मैं इनके साथ बैठकर 2 निवाले खाने के लायक भी नहीं रहा। ईथन ने कहा, वैसे भी वहां जाना तो बस दिखावा था, यहां आकर किसी हीरो जैसा नाटक करने की जरूरत नहीं है। जूलियन ने मन में सोचा, मैंने अनगिनत बार मौत को चकमा दिया, और इनके लिए वो सिर्फ एक दिखावा था? जूलियन ने ईथन से कहा, अगर वो सिर्फ दिखावा था तो तुम खुद क्यों नहीं गए? क्या डर था कि तुम्हारी चमक फीकी पड़ जाएगी, या फिर किसी जंगली जानवर के आगे तुम्हारी हवा टाइट हो रही थी? पिता ने कहा, बस करो, परिवार में इस तरह चीखना चिल्लाना ठीक नहीं है। लौट आए हो तो जुबान पर लगाम रखो, मत भूलो कि तुम अभी भी इसी छत के नीचे रह रहे हो। बहन बोली, 3 दिन पहले आए थे और तब से कमरे में मुंह फुलाए बैठे हो, बाहर से कौन सी बुरी आदतें सीख कर आए हो? पिता ने कहा, जब लौट ही आए हो तो एक बात जान लो, उस साल जब भर्ती की लिस्ट आई थी, जूलियन को याद आया कि कैसे पिता ने खुद अपने हाथों से उसे जंग में धकेला था और भाई की जगह भर्ती कराया था, जबकि उस वक्त तो वो ठीक से एक योद्धा भी नहीं बना था। पिता ने बात जारी रखी, ईथन का मार्शल ट्रायल आने वाला है और करंट पॉलिसी के हिसाब से कॉम्बैट ऑनर्स पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। साथ ही मैं ईथन को लीजन में मेजर के पद पर प्रमोट करवाने वाला हूं, और मेजर के पद के लिए पीछे कुछ उपलब्धियां होना जरूरी हैं। जूलियन ने पूछा, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? पिता ने कहा, तुमने 3 साल मोर्चे पर बिताए हैं तो कुछ मेडल तो मिले ही होंगे। ज्यादा नहीं, पर तुम्हारे भाई का स्कोर बढ़ाने के लिए काफी होंगे। अपने सारे मिलिट्री ऑनर्स ईथन के नाम ट्रांसफर कर दो, सारे के सारे। बहन ने कहा, ईथन सेक्रेड मार्शल अकेडमी जाने वाला है और एक दिन पिता की जगह लेगा। उसकी मदद करना यानी पूरे एशफोर्ड खानदान की मदद करना है। ईथन ने कहा, जूलियन, वैसे भी तुम्हारे मेडल तुम्हारे पास बेकार पड़े रहेंगे, वे मुझे दे दो, मैं उनके दम पर बहुत आगे जा सकता हूं। जूलियन ने कहा, जो मैंने जंग के मैदान में अपने खून से कमाया तुम उसे बेकार कह रहे हो? पिता बोले, अपने ऑनर्स ईथन को सौंपना ही सबसे समझदारी भरा फैसला है, वरना तुम्हारी काबिलियत के साथ तुम अगले 10 साल में भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जूलियन ने पूछा, और मेरा क्या? पिता ने कहा, तुम माँ की कंपनी में काम कर सकते हो, एशफोर्ड खानदान तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। जूलियन ने मन ही मन सोचा, कितनी हास्यास्पद बात है। अगर इन 3 सालों में इन्होंने जरा सी भी मेरी फिक्र की होती तो आज इनकी नजरों में मैं सिर्फ एक मामूली सिपाही ना होता, और न ही इनमें मेरे मेडल छीनने की बात कहने की हिम्मत होती। खैर, शायद जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जूलियन ने कहा, और अगर मैं मना कर दूं तो? पिता ने प्याली रोकते हुए घूरा, क्या कहा तुमने? जूलियन ने दोहराया, मैंने कहा, अगर मैं इनकार कर दूं तो? बहन बोली, जूलियन, एहसान फरामोश मत बनो, पिता तुम्हें वापस इसलिए लाए ताकि मौका दे सकें। अपने मेडल ईथन को दे दो, तभी तुम इस एशफोर्ड हवेली में रह पाओगे। जूलियन ने कहा, एशफोर्ड हवेली में रहना? मुझे लौटे 3 दिन हो गए, तुम में से किसी ने एक बार भी झांक कर नहीं देखा। किसी ने नहीं पूछा कि मैं मोर्चे पर जिंदा कैसे बचा, और अब जब हम आमने सामने बैठे हैं तो तुम्हें बस मेरे मेडल छीनने की जल्दी है। माँ ने बात संभालते हुए कहा, जूलियन, ऐसा नहीं है कि हमें तुम्हारी परवाह नहीं है, बस बात यह है कि ईथन का ट्रायल आने वाला है, वक्त बहुत कम है। जूलियन ने पूछा, तो मेरे 3 साल का पसीना और खून सब इसका हो जाएगा? फिर मैं क्या हूँ? पिता बोले, तुम जिंदा लौट आए, मतलब सेना के 3 साल बेकार नहीं गए। उसी ने तुम्हें यह सम्मान भी दिया। जूलियन ने कहा, सेना ने यह सम्मान मुझे दिया या मैंने इसे खुद हासिल किया? पिता ने कहा, कुछ साल सिपाही रहने से तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे मोलभाव कर सकते हो? जूलियन ने पूछा, मैं बस पूछ रहा हूँ, उस वक्त ड्राफ्ट लिस्ट में आपका हाथ था? क्या आपने जानबूझकर मुझे भेजा ताकि लौटने पर मैं अपने ऑनर्स इसे दे दूं? पिता ने कहा, ये क्या बकवास है, नॉर्दर्न रीच में एशफोर्ड परिवार का क्या रुतबा है? जूलियन ने कहा, ईथन आपका वारिस है, फिर भी लिस्ट में नाम आया और आखिरकार मुझे जाना पड़ा। क्या आप कहेंगे कि इसमें आपका हाथ नहीं था? पिता बोले, अगर मैंने ही तय किया था तो क्या? तुम बड़े भाई हो और ईथन एशफोर्ड परिवार का भविष्य है। तुम्हें भेजना, तुम्हें मौका देना था। मैंने तुम्हें नाम दिया, खाना दिया, कपड़े दिए और जीने का हक दिया। अब मैं भाई की मदद करने को कह रहा हूं तो तुम्हें मना करने का क्या हक है? अगर मैंने पुराने इलाके से न उठाया होता तो तुम कब के मर चुके होते। तुम्हारे पास जो है सब एशफोर्ड परिवार की बदौलत है। जूलियन ने कहा, 10 साल पहले आपने मुझे इसलिए सहारा नहीं दिया क्योंकि मैं आपका बेटा था, बल्कि इसलिए दिया क्योंकि ईथन को आगे बढ़ने का रास्ता चाहिए था। बहन बोली, बातों को मत घुमाओ, पिता और माँ ने तुम्हें पाला है, क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? जूलियन ने कहा, फर्ज? मुझे इस परिवार से क्या मिला? प्यार या संसाधन? कुछ भी नहीं। मुझे बस भाई की जगह मोर्चे पर जान जोखिम में डालने का हुक्म मिला।
ईथन ने कहा। जूलियन, बार बार इस बात को मत खींचो, तुम जिंदा वापस आ तो गए, है ना? जूलियन ने कहा। तुम्हें लगता है कि उस जंग में जिंदा बचना आसान था? पिता बोले। बस बहुत हुआ, सम्मान सौंपने की बात कोई चर्चा नहीं, मेरा हुक्म है। जूलियन ने पूछा। और अगर मैं देने से मना कर दूं? पिता ने कहा। तो मैं इसे खुद ले लूंगा, माँ बोली। जूलियन, मैं जानती हूँ ये ठीक नहीं है, लेकिन अगर भाई सेक्रेड मार्शल एकेडमी जाकर मार्शल सेंट बन गया तो बड़े भाई के नाते उस शोहरत में तुम्हारा भी हिस्सा होगा। जूलियन ने कहा। क्या आप जानती हैं कि ईथन की जगह मुझे सेना में भेजने वाले यही थे? क्या आप लोगों के लिए खून के रिश्ते का कोई मतलब नहीं? आप सबके लिए मैं बस इस्तेमाल होने वाला मोहरा हूं। मैं अपने ऑनर्स कभी नहीं दूंगा। ईथन के भविष्य से मेरा कोई लेना देना नहीं। पिता चिल्लाए। एहसान फरामोश, दोबारा बोलकर दिखाओ। जूलियन ने कहा। मैंने कहा नहीं। पिता ने पूछा। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कोई चॉइस है? जूलियन ने कहा। हाँ है। पिता बोले। तुम्हारे पास जो है सब एशफोर्ड परिवार का है, तुम्हारी पीठ के ऑनर्स भी इसी घर के हैं। जूलियन ने कहा। नहीं, मैंने जंग के मैदान में एक एक तलवार चलाकर इन्हें खुद हासिल किया है। पिता ने कहा। अगर एशफोर्ड नाम न होता तो क्या ईस्टर्न लीजन तुम्हें पूछती? क्या तुम्हें लगता है तुम जिंदा लौट पाते? जूलियन ने पूछा। तो क्या आपको लगता है कि मैं आपकी वजह से जिंदा बचा? पिता ने पूछा। तो फिर किस वजह से? जूलियन ने कहा। आज के बाद से मैं एशफोर्ड परिवार का हिस्सा बनकर नहीं रहूंगा। पिता ने पूछा। क्या मतलब है तुम्हारा? जूलियन ने कहा। जब मेरे लिए यहां जगह नहीं है तो मैं जा रहा हूं। माँ ने कहा। जूलियन, जल्दबाजी मत करो, हम बात कर सकते हैं। जूलियन ने कहा। मैं साफ कर चुका हूं, आज से मेरा और एशफोर्ड परिवार का रिश्ता खत्म। पिता ने ग्लास तोड़ते हुए कहा। बदजुबान लड़के, तुम मुझसे मार्कस एशफोर्ड से रिश्ता तोड़ रहे हो? जूलियन ने कहा। रिश्ता तोड़ने की बात ही नहीं है, क्योंकि आपने कभी मुझे परिवार माना ही नहीं। मैं शुरू से आखिर तक सिर्फ एक बाहरी इंसान ही रहा। पिता ने उस पर वार किया, लेकिन जूलियन ने आसानी से चकमा दे दिया। पिता हैरान रह गए कि इस वार को कोई आम ग्रैंड मास्टर भी नहीं बचा सकता था। जूलियन ने कहा। मैंने जानबूझकर यह वार खाली जाने दिया। 10 साल पहले इस घर में लाने का जो कर्ज था वो मैं 3 साल पहले ही चुका चुका हूँ। मार्कस गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि कुछ साल सैनिक क्या रहा, उसमें इतना घमंड आ गया कि वो उसका सामना करने की हिम्मत कर रहा है। जूलियन पलटकर साफ कह देता है कि आज के बाद से उसका न तो मार्कस पर कोई कर्ज है और न ही एशफोर्ड परिवार पर। तभी महिला मार्कस को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो अभी अभी लौटा है और वे शायद बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि आखिरकार वे सब उसके बहुत बड़े कर्जदार हैं। इस पर मार्कस भड़क कर कहता है कि उसने उसे पुरानी बस्ती से निकाला, इस घर में पनाह दी और आज तक जिंदा रखा। तो क्या ये कर्ज है? और अपने भाई की जगह फौज में सेवा देना तो उसके लिए महज एक तजुर्बा था। फिर मार्कस ईथन से कहता है कि सम्मान की चिंता मत करो। 3 साल पहले भर्ती सूची में उसी का नाम दर्ज था और वो सारे सम्मान उसी के होने चाहिए थे। मार्कस तुरंत आदेश देता है कि कुछ ही दिनों में विजय उत्सव की तैयारी की जाए और उत्तरी क्षेत्र के सभी ताकतवर घरानों को न्योता देकर यह ऐलान किया जाए कि 3 साल पहले भर्ती हुआ ईथन लौट आया है। उधर लड़की चिंता जताते हुए सोचती है कि जूलियन के शरीर में जहर लगातार फैल रहा है और अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो उसकी जीवन शक्ति कमजोर पड़ती जाएगी। तभी जूलियन मन में सोचता है कि उसने ईथन को इतने बड़े सम्मान सौंपे हैं, क्या वो उनका बोझ संभाल भी पाएगा? उधर मुख्यालय से जनरल का फोन आता है और वे पूछते हैं कि जूलियन, क्या तुमने घर जाकर अपने घावों की जांच करवाई? जूलियन बताता है कि वो घर हो आया है। जनरल कहते हैं कि वो पूरे पूर्व का उभरता हुआ होनहार योद्धा है जिस पर सभी भरोसा करते हैं, इसलिए उसका पिता उसे वापस आने से नहीं रोकेगा। जूलियन जवाब देता है कि वो मना नहीं करेगा और यहाँ के मामले निपटाते ही वो सीधे वापस लौट आएगा। जनरल बताते हैं कि उन्होंने स्टर्लिंग घराने में उसके इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है, जहाँ एल्डर स्टर्लिंग खुद उसके घावों का इलाज करेंगे। फिर वे पूछते हैं कि वो कब निकल रहा है। जूलियन कहता है कि वो आज रात ही रवाना होगा। उधर मुख्यालय में जनरल गुस्से में कागजात देखते हुए कहते हैं कि इसे ध्यान से देखो, इसमें साफ लिखा है एशफोर्ड घराने का बेटा, उत्तरी क्षेत्र। मेजर रेस बताता है कि उस साल के भर्ती रिकॉर्ड दिखाते हैं कि वो पुरानी बस्ती से आया था और एशफोर्ड घराने से उसका कोई आधिकारिक संबंध नहीं मिला। जनरल तंज कसते हुए कहते हैं कि एक असाधारण योद्धा को तैयार करने में भारी संसाधन लगते हैं, तो क्या मार्कस एशफोर्ड ये चाहता है कि वे उसके बेटे को तैयार करें और तैयार होते ही मार्कस सारा श्रेय खुद ले ले? वे तुरंत आदेश देते हैं कि 3 साल में उस पर खर्च हुए हर एक संसाधन, पद और सम्मान की सूची बनाई जाए और एशफोर्ड घराना हाल ही में क्या कर रहा है इसकी पूरी जांच की जाए। जनरल चेतावनी देते हैं कि या तो मार्कस उस सैनिक को मुख्यालय को वापस सौंपे या फिर पाई पाई का हिसाब चुकता करे। तभी सड़क पर गाड़ी के पास ग्रेस बेनेट आकर पूछती है कि क्या आप जनरल एशफोर्ड हैं? जूलियन हामी भरता है। वो बताती है कि वो एल्डर स्टर्लिंग की शिष्या है और उसे लेने आई है। एल्डर स्टर्लिंग ने उसकी हालत देख ली है और कल वे खुद उसकी जांच करेंगे। आज रात वो स्टर्लिंग घराने में आराम कर सकता है। कार में बैठते वक्त ग्रेस पूछती है कि क्या वो घर से अपना सामान लेने रुकेगा। जूलियन साफ मना करते हुए कहता है कि अब वो उसका घर नहीं रहा। उधर शहर में लाउडस्पीकर पर ऐलान गूंजने लगता है कि एशफोर्ड घराने के जनरल का बेटा सीमा से लौट आया है, जो 20 साल की उम्र में बीस्ट सेपरेशन लीजन का सबसे युवा मेजर बन चुका है। लोग हैरानी से चर्चा करने लगते हैं कि ईथन सिर्फ 20 साल का है और मेजर बन गया। एशफोर्ड घराना सच में उत्तरी क्षेत्र का मजबूत स्तंभ है। जब सालों पहले सीमा पर युद्ध छिड़ा था तो जनरल ने अपने बेटे को मोर्चे पर भेजा था और अब वो विजयी होकर लौटा है। लोग कहते हैं कि ईथन अभी भी मार्शल ट्रायल्स देगा
और युद्ध के सम्मान के साथ परिवार के संसाधनों के दम पर सेक्रेड मार्शल अकादमी में उसका दाखिला तय है। कमरे में एक अधिकारी अखबार पढ़ते हुए कहता है कि मेजर ईथन एशफोर्ड ने भर्ती के एक ही साल में हलचल मचा दी थी। फिर वो पूरी तरह शांत हो गया। उन्हें लगा था कि वो युद्ध में मारा गया, लेकिन 3 साल की सेवा और उत्तरी क्षेत्र में एशफोर्ड घराने के दबदबे के बाद मेजर का पद मिलना कोई हैरानी की बात नहीं है। तभी मुख्यालय में अफसर आकर जनरल को सूचना देता है कि पुष्टि हो गई है। मार्कस एशफोर्ड सार्वजनिक तौर पर यह दावा कर रहा है कि 3 साल पहले भर्ती हुआ ईथन लौट आया है। ये सुनकर जनरल भड़क उठते हैं कि क्या मार्कस पागल हो गया है? एक 5 स्टार जनरल द्वारा तैयार किए गए मार्शल संत योद्धा को वो महज मेजर का पद दे रहा है। मेजर रेस कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि उत्तरी क्षेत्र वाला ईथन और उनके रिकॉर्ड वाला ईथन अलग हों? भले ही उसकी पहचान सील थी, लेकिन मार्कस बीस्ट सेपरेशन लीजन का 1 स्टार जनरल है। उसके लिए अपने बेटे की जानकारी निकालना मुश्किल नहीं था। जनरल पूछते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। मेजर बताता है उत्तरी क्षेत्र। जनरल कहते हैं कि उन्हें खुद जाकर देखना होगा कि मार्कस आखिर क्या खेल खेल रहा है। उधर ग्रेस बेनेट जूलियन से कहती है कि उसके गुरु आ चुके हैं। एल्डर स्टर्लिंग अंदर आकर कहते हैं कि वे सेवा में हाजिर हैं। जूलियन उनका आभार जताता है। एल्डर कहते हैं कि जब खुद जनरल सिंक्लेयर ने कहा तो उनका आना लाजमी था। फिर वे घाव देखने को कहते हैं। घाव देखकर ग्रेस सहम जाती है। एल्डर बताते हैं कि यह स्टारफॉल कबीले का जहर है। जूलियन बताता है कि यह जहर उसे उस हाफ स्टेप मार्शल संत से मिला जिसे उसने मारा था। वो पूछता है कि क्या इसका इलाज संभव है। एल्डर कहते हैं कि इलाज हो सकता है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा और एक कीमत भी चुकानी होगी। जूलियन कीमत पूछने को कहता है। एल्डर बताते हैं कि स्टर्लिंग घराना पीढ़ियों से वैद्य रहा है, लेकिन मार्शल ताकत कमजोर होने से उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत रक्षक चाहिए। वे पूछते हैं कि क्या उसका रिश्ता कहीं तय है। जूलियन पूछता है कि क्या ये शादी का प्रस्ताव है। एल्डर कहते हैं कि इसे जो समझना चाहो समझो। बाहर के लोग उनकी इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि वे जान बचाते हैं, लेकिन आज के दौर में ताकत ही सब कुछ है। उनके बेटे युद्ध में मारे जा चुके हैं और अब सिर्फ एक पोती बची है जो सेक्रेड मार्शल अकादमी में पढ़ती है। वो बेहद प्रतिभाशाली है, इसलिए उसके आगे का रास्ता खतरनाक है। वे एक रक्षक चाहते हैं और उन्हें जनरल की पसंद पर भरोसा है। जूलियन बताता है कि वो आभारी है, लेकिन उसका रिश्ता सालों पहले एशफोर्ड परिवार ने सुलीवन घराने की सोफी सुलीवन से तय कर दिया था। एल्डर कहते हैं कि वे किसी के रिश्ते के बीच नहीं आएंगे और उसका इलाज जारी रहेगा। वे जहर खींचने तक उसे यहीं रुकने को कहते हैं। उधर गवर्नर के महल में मार्शल अलायंस के बड़े घरानों से उपहार आने लगते हैं। ईथन पूछता है कि क्या अचानक मेजर का पद मिलना कुछ ज्यादा तो नहीं। मार्कस कहता है कि 3 साल की सेवा और सम्मान के आगे मेजर तो महज शुरुआत है। वो सेक्रेड मार्शल अकादमी जाने के लिए बना है। तभी महिला पूछती है कि क्या वे जूलियन की खबर नहीं लेंगे। मार्कस गुस्से में कहता है कि वो खुद छोड़कर गया है। क्या वे उसके आगे गिड़गिड़ाएं? भर्ती ईथन के नाम पर हुई थी, इसलिए सारा श्रेय ईथन का है। वो दावत में इसका ऐलान करेगा। लड़की पूछती है कि अगर जूलियन तमाशा करने आया तो। मार्कस कहता है कि आने दो, उसे पता चल जाएगा कि एशफोर्ड घराने के बिना उसकी कोई औकात नहीं है। उधर स्टर्लिंग घराने में सेवक बताता है कि सुलीवन घराने की युवती आई है और वो जूलियन एशफोर्ड से मिलना चाहती है। एल्डर स्टर्लिंग चौंक कर पूछते हैं कि क्या तुम्हारा नाम ईथन नहीं था। तभी सोफी सुलीवन आकर तंज कसती है कि जूलियन को क्या लगा था कि वो स्टर्लिंग घराने में छिपेगा तो वो उसे नहीं ढूंढ पाएगी। जूलियन पूछता है कि बात क्या है। सोफी साफ कहती है कि वो सगाई तोड़ने आई है क्योंकि उसे एशफोर्ड घराने से बाहर निकाला जा चुका है। मिस सुलीवन ने साफ शब्दों में कहा कि इस समझौते से चिपके रहना बंद करो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करने वाली। जूलियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया कि समझ गया, तो यह सगाई रद्द मानी जाए और तुम जाने के लिए आजाद हो। सुलीवन ये देखकर दंग रह गई कि उसने रोकने की कोशिश तक नहीं की। उसने भड़कते हुए कहा कि तुम रोकने की कोशिश नहीं करोगे, क्या मैं इसके लायक भी नहीं हूँ? जूलियन, मेरे सामने बेपरवाह होने का नाटक मत करो। पहले जब भी रिश्ते को खत्म करने की बात होती थी तो तुम बात टाल देते थे, लेकिन अब जब एशफोर्ड परिवार ने तुम्हें बाहर निकाल फेंका है तो अचानक तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जूलियन ने शांत आवाज में कहा कि मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। पास खड़े एल्डर स्टर्लिंग ने बात संभालते हुए कहा कि मिस सुलीवन, जब सगाई टूट ही चुकी है तो इस मामले को यहीं सुलझा हुआ समझें। हमारे पास मरीजों की देखभाल का काम है, इसलिए आपको और नहीं रोकेंगे। इस पर सुलीवन ने हैरान होकर पूछा कि एल्डर, क्या आप वाकई अपनी पोती का परिचय इससे कराने की सोच रहे हैं? ये अब एशफोर्ड परिवार का वारिस नहीं रहा। जिसकी असली कीमत है वो तो ईथन है। इसके झांसे में मत आइए। एल्डर स्टर्लिंग ने कड़क आवाज में डांटते हुए कहा कि स्टर्लिंग घराना तुम जैसी छोटी लड़की से सलाह नहीं लेता, तुरंत यहां से निकल जाओ। सुलीवन ने अपनी गलती की माफी मांगी और अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई। अंदर आते ही एल्डर स्टर्लिंग हंसते हुए बोले कि चलो, ये सगाई खत्म हुई तो अब मेरी पोती के रिश्ते की बात आगे बढ़ाई जा सकती है। जूलियन ने कहा कि एल्डर, ये फैसला आपकी पोती का ही होना चाहिए। एल्डर ने बताया कि उसका नाम सेलेस्टे स्टर्लिंग है, जो राजधानी की सेक्रेड मार्शल अकेडमी में है और जल्द ही लौटने वाली है। उसके आने पर तुम दोनों मिल लेना। अगर वो राजी न हुई तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। तभी ग्रेस बेनेट ने आकर दवा तैयार होने की खबर दी।
जिस पर एल्डर ने सबसे पहले जूलियन के घावों का इलाज करने को कहा। उधर शहर की विशाल स्क्रीनों पर 3 दिन बाद एशफोर्ड घराने के विजय उत्सव और ईथन को मेजर का पद दिए जाने का ऐलान हो रहा था। कार में बैठी सुलिवन मन ही मन सोच रही थी कि ईथन ही उस घराने का असली भविष्य है और स्टर्लिंग घराने को अपने फैसले पर पछताना पड़ेगा। इधर ग्रेस ने जूलियन से पूछा कि जनरल, क्या आप जाकर सच्चाई साफ नहीं करेंगे? जूलियन ने शांति से कहा कि किसके लिए सफाई दूं? अगर एशफोर्ड घराना मेरे सारे सम्मान ईथन के नाम चढ़ाना चाहता है तो देखते हैं आगे क्या होता है। एल्डर स्टर्लिंग ने पूछा कि क्या तुम्हें इस बूढ़े की मदद की जरूरत है? वे लोग छोटे बेटे को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारे सम्मान का इस्तेमाल कर रहे हैं। जूलियन ने चाय पीते हुए कहा कि मेरे सम्मान को संभालना खतरनाक बात है, हर कोई इसका बोझ नहीं उठा सकता। 3 दिन बाद एशफोर्ड हवेली में शानदार विजय भोज शुरू हुआ, जहां इलाके के तमाम बड़े अफसर और मेहमान पहुंचे हुए थे। मेहमान मार्कस एशफोर्ड की तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने अपने बेटे को मोर्चे पर भेजा और वो जीत कर लौटा है। ईथन ने सारी सीख का श्रेय अपने पिता को दिया। बहन और मां ने कहा कि पूरे इलाके में ईथन की वापसी की चर्चा है, लेकिन असली शुरुआत तो सेक्रेड मार्शल एकेडमी में दाखिले के बाद होगी। तभी मार्कस एशफोर्ड ने सभा को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि 3 साल पहले जब सरहद पर भयानक दरिंदों का हमला हुआ था, तब उत्तरी इलाके की कमान मेरे हाथ में थी और मुझे खुद मोर्चे पर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ के हालात नाजुक होने के कारण मुझे अपनी जगह अपने बेटे ईथन को भेजना पड़ा। आज 3 साल की लड़ाई जीतकर ईथन लौटा है, इसलिए इस विजय उत्सव में ईथन को बीस्ट सप्रेशन लीजन में मेजर का पद सौंपा जाता है। महफिल में मौजूद सभी अफसरों ने तालियां बजाते हुए समर्थन किया कि 20 साल की उम्र में मेजर बनना इस इलाके का पहला कारनामा है। ईथन ने गर्व से कहा कि वो एशफोर्ड घराने और उत्तरी इलाके का नाम कभी झुकने नहीं देगा। राजधानी के विटमोर घराने में एड्रियन विटमोर शराब का ग्लास थामे बैठा था। उसके आदमी ने आकर खबर दी कि एशफोर्ड घराने का विजय उत्सव आज ही रखा गया है। एड्रियन ने कहा कि आखिरकार मुझे सरहद के उस रीपर से खुद मिलने का मौका मिलेगा। आदमी ने कहा कि आज के मेहमान नॉर्दर्न रीच के बड़े रसूखदार घराने हैं, शायद हमें मुख्य दरवाजे से अंदर जाने भी न दिया जाए। एड्रियन बोला कि एशफोर्ड घराना यहाँ की बड़ी सैन्य ताकत है, हम जबरदस्ती तो घुस नहीं सकते। फिर उसने रास्ता निकाला कि हम गवर्नर की हवेली चलेंगे, मेरे चाचा मुझे अंदर ले जा सकते हैं। आदमी ने कहा कि शायद गवर्नर पटेल राजी न हो, पर एड्रियन ने कहा कि यह खुद एल्डर विटमोर का निजी आदेश है, वे मना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उधर गवर्नर पटेल ने एड्रियन से कहा कि तुम बिना बताए चले आए और अब मुझे एशफोर्ड के भोज में घसीट रहे हो। मैं यहाँ का गवर्नर हूँ और रुतबे में उसके बराबर हूँ। क्या किसी जूनियर अफसर के भोज में मेरा जाना तुम्हें शर्मनाक नहीं लगता? एड्रियन ने कहा कि यह आदेश सीधे एल्डर विटमोर का है। गवर्नर ने पूछा कि उन्हें इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है। एड्रियन ने बताया कि 3 साल सेवा करने वाले एशफोर्ड के बेटे को ईस्ट में एक होनहार मार्शल सेंट माना गया है। उसने अनगिनत लड़ाइयों में दुश्मनों को मारा है और सरहद पर उसे रीपर कहते हैं। सेना ने उसे बड़ा पद भी दे दिया है। गवर्नर ने हैरान होकर पूछा कि उसकी उम्र ही क्या है। एड्रियन ने कहा कि इसीलिए तो मैं आया हूँ, ऐसा इंसान भविष्य का मार्शल सेंट बनना तय है। इस पर एड्रियन ने चुटकी ली कि अभी तो आप जाने को शर्मनाक कह रहे थे, अब खुद क्यों तैयार हो रहे हैं। गवर्नर ने सोचा कि इस लड़के में भविष्य के सेंट बनने के पूरे लक्षण हैं, इससे दोस्ती करना ही सही है, दुश्मनी मोल लेना नहीं। एशफोर्ड हवेली के दरवाजे पर पहरेदार ने मार्कस को खबर दी कि खुद गवर्नर पटेल आए हैं। ये सुनकर सभी अफसर हैरान रह गए कि ईथन का रसूख कितना बड़ा है। मार्कस ने पूछा कि गवर्नर पटेल, आज यहाँ कैसे आना हुआ? गवर्नर ने कहा कि खुशखबरी का जश्न था तो मैं चला आया और साथ में राजधानी से आया। मेरा भतीजा एड्रियन विटमोर भी है। एड्रियन ने कहा कि जब दरिंदों ने हमला किया तब आपने अपने बेटे को मोर्चे पर भेजा, आपका यह त्याग सच में काबिले तारीफ है। मार्कस हंसते हुए बोला कि जब वतन पुकारता है तो हर सिपाही को जाना पड़ता है। अफसोस नॉर्दर्न रीच की सुरक्षा के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ा, वरना मैं खुद जाता। हॉल में खड़े अफसर चर्चा करने लगे कि खुद गवर्नर और विटमोर घराना यहाँ पहुंचे हैं। ईथन के जश्न में भारी भीड़ जुटी है और एशफोर्ड घराना सच में बहुत ऊंचाई पर जा रहा है। एड्रियन ने मार्कस से पूछा कि आपका बेटा कहाँ मिलेगा। ईथन ने खुद आगे आकर कहा कि मैं ही ईथन हूँ। एड्रियन ने उसके सजे कपड़ों और नाजुक चेहरे को देखकर मन ही मन सोचा कि यह सरहद का खूंखार रीपर कम और महलों का रईसज़ादा ज्यादा लग रहा है। एड्रियन ने हाथ मिलाते हुए कहा कि तो तुम ईथन हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। ईथन ने कहा कि यह आपकी मेहरबानी है, मैं तो अभी आपके बहुत पीछे हूँ। आसपास खड़े मेहमान फुसफुसाने लगे कि एक मार्शल सेंट घराना खुद ईथन से मिलने आया है, राजधानी की नजरें जरूर उस पर टिकी हैं। तभी सोफी वहां पहुंची। ईथन ने पूछा कि क्या तुम्हारी सगाई का मसला सुलझ गया? सोफी ने कहा कि हाँ, जूलियन रिश्ता तोड़ने के लिए मान गया। ईथन ने कहा कि बहुत अच्छे, अब मैं तुम्हारा परिचय एड्रियन विटमोर से करवाता हूँ, वो असल में तुम्हारे लिए ही यहाँ आया है। सोफी ने कहा कि लगता तो ऐसा ही है। दूसरी तरफ गवर्नर पटेल ने एड्रियन के कान में पूछा कि क्या तुम्हें भी कुछ गड़बड़ लग रही है? एड्रियन बोला कि बिल्कुल, सरहद का रीपर ऐसा नहीं दिख सकता, पर जब मार्कस खुद दावा कर रहा है तो हमें किसी ऐसे का इंतजार करना चाहिए जो ईस्ट की असलियत जानता हो। उसी वक्त ईस्टर्न लीजन के जनरल सिंक्लेयर अंदर दाखिल हुए। मार्कस ने पूछा कि जनरल सिंक्लेयर, आपको तो ईस्ट में होना चाहिए था, आप नॉर्दर्न रीच में क्या कर रहे हैं? जनरल सिंक्लेयर ने कहा कि मैं यहाँ अपनी अमानत वापस लेने आया हूँ, कहाँ है ईथन? ईथन ने कहा कि जनरल सिंक्लेयर, मैं ही ईथन हूँ। जनरल सिंक्लेयर ने मार्कस की तरफ देखा और कड़क आवाज में पूछा कि मार्कस, तुम्हारा दावा है कि यही लड़का ईथन है? मार्कस ने पूछा कि क्या कोई मसला है? जनरल सिंक्लेयर बोले, कोई मसला नहीं,
बस मेरे अधीन ईस्ट में 3 साल लड़ने वाले ईथन ने बड़ा सम्मान कमाया था और आप उसका स्वागत सिर्फ मेजर की रैंक देकर कर रहे हैं। कैसे पिता हैं आप? सिंक्लेयर ने मन में सोचा। ये लड़का वो है ही नहीं, पर अभी मैं ये जाहिर नहीं कर सकता कि मैं असली जनरल को जानता हूँ। ईथन बोला, जनरल, भले ही मुझे सम्मान मिले हो, पर मैं अभी छोटा हूँ। ऐसे बड़े पदों की बात मोर्चे पर और महारत हासिल करने के बाद होनी चाहिए। सिंक्लेयर ने पूछा, सुना है आपका एक और बेटा है, वो यहाँ क्यों नहीं है? मार्कस ने कहा, उस एहसान फरामोश को एशफोर्ड घराने से बाहर निकाल दिया गया है। उसी ने सारे रिश्ते तोड़े हैं, तो मुझे भी उसकी जरूरत नहीं। सिंक्लेयर बोले, अच्छा ये बात है? ईथन ने पूछा। पिताजी ने मुझे मेजर बनाया है। क्या ईस्टर्न लीजन का मेरे लिए कोई आगे का प्लान है? सिंक्लेयर ने कहा, मेजर का पद तुम्हारे लिए ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं और नहीं रुकूंगा, मुझे छोड़ने आने की जरूरत नहीं। बाहर निकलते ही एड्रियन विटमोर ने कहा, जनरल सिंक्लेयर, एक पल रुकिए, मैं राजधानी से एड्रियन विटमोर हूँ। क्या ईस्ट का वो रीपर सच में यही ईथन है? सिंक्लेयर बोले, नाम ईथन है, पर यह लड़का वो बिल्कुल नहीं है। गवर्नर पटेल ने कहा, मतलब असली रीपर वो बेटा है जिसे मार्कस ने बाहर फेंक दिया? सिंक्लेयर बोले, और क्या, मार्कस ने अपने भावी मार्शल सेंट को बाहर कर एक ढोंगी को सजा दिया। इसने मेरी आंखें खोल दी। एड्रियन ने पूछा, आपने अंदर पर्दाफाश क्यों नहीं किया? सिंक्लेयर ने कहा, अगर इन्हें कद्र नहीं तो वो अब ईस्टर्न लीजन की अमानत है। मैं सच बताता और मार्कस उसे वापस खींचता, तब क्या होता? जूलियन अब कहाँ है? एड्रियन ने बताया, हाउस स्टर्लिंग में। गवर्नर पटेल बोले, लगता है हमने गलत दरवाजे पर आकर इज्जत गंवा दी। अंदर आकर गवर्नर ने कहा, जनरल, हम विदा लेते हैं। ईथन ने पूछा, इतनी जल्दी? एड्रियन ने ईथन से कहा, मैं किसी को कुछ और समझ बैठा था। कुछ खिताब हर किसी के बस के नहीं होते। सोफी ने पूछा, ये क्या हुआ? ईथन बोला, शायद कोई जरूरी काम होगा। माँ ने कहा, मेहमान अजीब तरह आए और चले गए। क्या ये जूलियन की वजह से है? मार्कस बोला, नामुमकिन। माँ ने कहा, सिंक्लेयर ने दूसरे बेटे का जिक्र क्यों किया? मार्कस ने कहा, उसकी कोई बड़ी हैसियत नहीं हो सकती। बहन ने पूछा, जूलियन कहाँ है? मार्कस ने कहा, हाउस स्टर्लिंग में। बाहर अफसर ने पूछा, जनरल, क्या असली रीपर वही बड़ा बेटा है? सिंक्लेयर बोले, रिकॉर्ड्स झूठ नहीं बोलते, असली ईथन ये कमजोर लड़का नहीं हो सकता। अफसर ने पूछा, मार्कस अपने बेटे को पहचानने में गलती कैसे कर सकता है? सिंक्लेयर ने कहा, यह गलती नहीं, बहुत बड़ा झूठ है। अंदर ईथन ने पूछा, पिताजी, वे अचानक ठंडे क्यों पड़ गए? मार्कस बोला, शायद तुम्हारे भाई की वजह से। बहन बोली, उसकी क्या औकात है? माँ ने कहा, सिंक्लेयर ने जूलियन के बारे में पूछा और सब तुरंत चले गए। ये इत्तेफाक नहीं है, लगता है हमने उसे कम आंका। ईस्ट में उसका बड़ा रुतबा है। ईथन बोला, वो सिर्फ सिपाही रहा है। बहन बोली, वो पिताजी के सामने कुछ नहीं। माँ ने कहा, हमें जूलियन को वापस बुलाकर बात करनी चाहिए। मार्कस ने कहा, उसे बुलाऊं? वो तमाशा करके गया है, अब बुलाऊंगा तो मेरा मजाक बन जाएगा। ईथन सहम कर बोला, पिताजी। ईथन ने घबराकर पूछा कि क्या वो अभी भी उन सम्मानों पर अपना दावा कर पाएगा? मार्कस ने कहा, चिंता मत करो, सेना के रिकॉर्ड्स में सेवा करने वाले का नाम ईथन एशफोर्ड ही दर्ज है। जब तक नाम वही रहेगा तब तक ये सारी उपलब्धि तुम्हारी ही मानी जाएगी। उधर स्टर्लिंग हवेली के बाहर एड्रियन विटमोर और गवर्नर पटेल गाड़ी से उतरे। जूलियन को देखते ही एड्रियन ने झुककर अभिवादन किया और कहा, जनरल एशफोर्ड, ये जूनियर राजधानी के विटमोर घराने से एड्रियन विटमोर है। पहले एशफोर्ड हवेली में हम किसी और को कुछ और समझ बैठे थे, उस गुस्ताखी के लिए माफ कीजिए। गवर्नर पटेल ने भी हाथ जोड़कर कहा, जनरल एशफोर्ड, हमें आज ही पूरी सच्चाई का पता चला है, हमसे बड़ी बेअदबी हुई। जूलियन ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है, अब मेरा एशफोर्ड घराने से कोई वास्ता नहीं रहा। एड्रियन ने कहा, लेकिन वे लोग इस वक्त आपके सम्मान और पहचान का इस्तेमाल कर रहे हैं। जूलियन ने शांति से जवाब दिया, उन्हें जो इस्तेमाल करना है करने दो। दस्तावेजों पर नाम तो बदला जा सकता है, लेकिन असली पराक्रम के पीछे जो ताकत होती है, हर कोई उसका बोझ नहीं उठा सकता और न ही हर कोई उसे संभाल सकता है। एड्रियन ने आगे कहा, जनरल एशफोर्ड, राजधानी में कई लोग आपसे मिलना चाहते हैं। सेंट चैन का समय नजदीक आ रहा है और कई बड़े मार्शल सेंट घराने आप पर नजर बनाए हुए हैं। जूलियन ने कहा, एक बार मेरे जख्म ठीक हो जाए फिर हम इस बारे में बात करेंगे। जूलियन के अंदर जाते ही एड्रियन और गवर्नर ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन माना कि यही सरहद का असली रीपर है। रात के समय एशफोर्ड हवेली में बहन ने खिड़की के पास खड़ी माँ से पूछा, माँ, आप सच में जूलियन के लिए दुखी नहीं हैं, है ना? वो भी तो आपका ही बेटा है। बहन ने बेरुखी से कहा, मुझे कुछ महसूस नहीं होता। जब से वो एशफोर्ड हवेली लौटा था, वो हमेशा चुप और अलग थलग रहता था, जैसे पूरी दुनिया पर उसका कोई कर्ज हो। माँ ने नम आंखों से कहा, शायद हम सच में उसके कर्जदार हैं। जब सालों पहले हमें वो मिला था तो वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा था। मुझे याद है, मैंने सोचा था कि मैं उसकी हर कमी पूरी करूंगी, लेकिन फिर तुम्हारे पिता ने तय किया कि ईथन ही इस परिवार का भविष्य है और धीरे धीरे हमें जूलियन के पीछे हटने की आदत पड़ गई। बहन ने कहा, लेकिन ईथन की काबिलियत सच में उससे कहीं ज्यादा है। माँ ने रोते हुए पूछा, क्या ज्यादा काबिलियत होने से तुम्हें यह हक मिल जाता है कि तुम अपने दूसरे बच्चे को अपनी जगह जंग में झोंक दो? बहन ने नजरें फेरते हुए कहा, चाहे जो भी हो,
वो अब एशफोर्ड घराने के लिए सिर्फ एक मुसीबत बन चुका है। मैं कल खुद जाकर उससे मिलूंगी और सारे जवाब लेकर आऊंगी। माँ ने टोकते हुए कहा। जल्दबाजी मत करो, बहन ने दरवाजा खोलते हुए कहा। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि उसके पास ऐसा क्या हक है कि इतने सारे बड़े लोग उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। उधर स्टर्लिंग हाउस के बगीचे में जूलियन अपनी छाती पर लगे घावों के साथ बैठा था। एल्डर स्टर्लिंग ने दवा का कटोरा देते हुए कहा, जहर अब काबू में है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। आज के लिए शुक्रिया। एल्डर ने आगे बताया, गवर्नर और विटमोर घराना दोनों यहाँ आए थे। एशफोर्ड परिवार को भी जल्द ही इस बात की भनक लग जाएगी। जूलियन ने दवा का घूंट भरते हुए गहरी नजरों से सामने देखा। जूलियन ने शांत स्वर में कहा, एशफोर्ड परिवार को सच्चाई का पता चलने दो। एल्डर स्टर्लिंग बोले, तुम्हें चिंता नहीं कि वे तुम्हारे नाम का फायदा उठाते रहेंगे? जूलियन ने कहा, मुझे क्यों परवाह करनी चाहिए? जो मेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता। अपनी पहचान के लिए उनसे लड़ना मुझे छोटा ही बनाएगा। क्या आप ऐसा नहीं मानते एल्डर? एल्डर स्टर्लिंग बोले, 90 साल की जिंदगी में मैंने सगे माँ बाप को कभी इतना गिरते नहीं देखा। जूलियन ने कहा, उनके मुताबिक मैं उनका सगा खून भी नहीं हूं, बस झुग्गी बस्तियों से उठाया गया एक लड़का था। एल्डर स्टर्लिंग ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम समझदार हो, जंग में जिंदा रहना ही सबसे अहम है। जो लोग कद्र नहीं करते उन्हें छोड़ देना ही ठीक है। तुम बस इलाज पर ध्यान दो। तुम्हारे जैसा इंसान एशफोर्ड घराने की टूटी मेज पर फांसने के लिए नहीं बना था। उधर सैन्य कमान मुख्यालय में जेनेटिक पुष्टि के बाद जनरल मार्कस एशफोर्ड का स्वागत हुआ। अफसर ने बताया कि जूलियन एशफोर्ड के रिकॉर्ड्स देखने के लिए हाई लेवल क्लियरेंस चाहिए, वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा। मार्कस ने खुद जांच की। स्क्रीन पर दिखा कि 397वें साल में ईथन एशफोर्ड वैनगार्ड दस्ते में शामिल हुआ था। पहले ही दिन उसने 10 से ज्यादा दुश्मन मारे। फरवरी में कप्तान के शहीद होने के बाद उसने 100 से ज्यादा दुश्मन मार गिराए, जिससे पहले ही महीने में उसे फर्स्ट क्लास सार्जेंट बनाकर दस्ते की कमान दे दी गई। उसी साल दिसंबर में 367वीं डिवीजन में उसे सेकंड लेफ्टिनेंट बनाया गया, लेकिन उसके आगे के सारे रिकॉर्ड सील थे। मार्कस की क्लियरेंस भी उन्हें नहीं खोल सकी। अफसर बोला, लगता है ईस्टर्न लीजन उसकी कड़ी सुरक्षा कर रहा है। मार्कस ने सोचा, पहले साल में सेकंड लेफ्टिनेंट, तो आगे वो ज्यादा से ज्यादा मामूली अफसर ही बना होगा। उसने पूछा, क्या उसका पता मिला? अफसर ने बताया कि वो हाउस स्टर्लिंग में है। हवेली लौटते ही ईथन ने पूछा, पिताजी कुछ पता चला? मार्कस ने बताया, पहले साल में वो सेकंड लेफ्टिनेंट बन गया था। बहन बोली, तो क्या उसने सच में इतनी वीरता दिखाई? मार्कस ने कहा, आगे के सारे रिकॉर्ड्स ईस्ट ने सील कर रखे हैं। ईथन ने पूछा, तो क्या वो कोई बड़ा अफसर बन चुका होगा? मार्कस कड़क आवाज में बोला, अफसर बन भी गया तो क्या? मैं 1 स्टार जनरल और नॉर्दर्न रीच का कमांडर हूं। कोई मामूली अफसर मेरी जमीन नहीं हिला सकता। माँ बोली, ईस्ट का रिकॉर्ड सील करने का मतलब है कि जूलियन साधारण नहीं है। मार्कस ने कहा, वह परिवार का हिस्सा नहीं है। बाहर वाले जो देखते हैं वो इस घराने की बुनियाद की वजह से है। तुम आजकल उसकी तरफदारी कर रही हो। मैं खुद हाउस स्टर्लिंग जाकर बात साफ करूंगा और वो सारे सम्मान सौंप देगा। माँ ने कहा, जल्दबाजी मत करो, उसकी भी थोड़ी अहमियत है। अगर वो झुके तो परिवार उसे रास्ता दे सकता है। बहन बोली, वो कभी नहीं झुकेगा। मार्कस गुस्से में बोला, तो उसे सीखने दो कि हमारे बिना वो कुछ नहीं है। उधर स्टर्लिंग हाउस में नौकर ने बताया कि हाउस सुलिवन ने अपनी नई दवा रिसर्च में शामिल होने का न्योता भेजा है। एल्डर स्टर्लिंग ने साफ मना करते हुए कहा, हाउस सुलिवन से कह दो कि आज से उनके साथ सारे रिश्ते खत्म। जूलियन ने कहा, एल्डर इसमें आपका कोई लेना देना नहीं, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं। एल्डर स्टर्लिंग बोले, तुम मेरी छत के नीचे हो और वे दोनों घराने अब भी तुम्हारे खून से अपना रास्ता बनाना चाहते हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। जूलियन ने कहा, इससे सुलिवन घराने को भारी नुकसान होगा। एल्डर स्टर्लिंग हंसकर बोले, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मैं जान बचाता हूँ, पर यह मैं तय करता हूँ कि किसकी बचानी है। एशफोर्ड इसके हकदार नहीं है। तभी जूलियन को लगा कि नई मुसीबत आने वाली है। उधर एशफोर्ड हवेली में नौकर ने खबर दी कि हाउस स्टर्लिंग ने सुलिवन परिवार से सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। ईथन ने पूछा, हाउस स्टर्लिंग अचानक हम पर ऐसे क्यों भड़क गया? बहन मुस्कुराकर बोली, और क्या हो सकता है? जूलियन एशफोर्ड इस वक्त वहीं ठहरा हुआ है। मार्कस ने कहा कि मैंने भी यही सोचा था। उसके अलावा और कौन हो सकता है? उसके कदम रखते ही हाउस स्टर्लिंग ने सुलिवन परिवार से सारे रिश्ते तोड़ लिए। ईथन बोला कि वो बदला लेने के लिए स्टर्लिंग घराने का इस्तेमाल कर रहा है। आयरिस गुस्से में बोली कि ये बहुत ज्यादा हो गया। हमने सालों तक उसे पाला और वो एशफोर्ड परिवार के साथ ऐसा कर रहा है। माँ रोजालिंड ने दर्द से पूछा कि क्या हमने सच में कभी उसे पाला था? मार्कस ने डांटते हुए कहा कि रोजालिंड बस करो, ये कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है। आयरिस ने कहा कि मैं खुद जाकर उससे जवाब मांगूंगी। माँ ने रोकने की कोशिश की, पर आयरिस बोली कि मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि उसके पास एशफोर्ड घराने में तबाही मचाने का क्या हक है। उधर मार्शल एकेडमी के बाहर गवर्नर पटेल ने जूलियन से कहा कि जनरल एशफोर्ड, मैं ट्रेनिंग कैंप की लिस्ट पहले ही तैयार करवा दूंगा। जूलियन ने कहा कि कोई जल्दबाजी नहीं है, मार्शल ट्रायल्स खत्म होने तक इंतजार कीजिए। एड्रियन विटमोर ने कहा कि राजधानी का विटमोर घराना अब भी उम्मीद करता है कि आप उनके प्रस्ताव पर विचार करेंगे। जूलियन ने कहा कि राजधानी पहुंचने के बाद हम इस पर बात करेंगे।
पेड़ के पीछे छिपी आयरिस ने गवर्नर और विटमोर घराने के वारिस को जूलियन के सामने झुकते देखकर हैरान होकर सोचा कि सब उसके साथ इतनी इज्जत से पेश क्यों आ रहे हैं। एड्रियन ने उसे देख लिया और गवर्नर से कहा कि वो एशफोर्ड घराने की तीसरी बेटी है। लगता है एशफोर्ड परिवार को अब भी एहसास नहीं है कि उन्होंने क्या खो दिया है। गवर्नर ने कहा कि उन्हें जल्द ही इसका पता चल जाएगा। गली में आगे बढ़ते ही जूलियन ने मुड़कर कहा कि इतनी दूर तक पीछा करते हुए क्या तुम थकी नहीं। आयरिस सामने आकर बोली कि जूलियन एशफोर्ड, तुम्हारा गवर्नर और विटमोर घराने से क्या संबंध है, और क्या स्टर्लिंग घराने का सुलिवन परिवार से नाता तोड़ना तुम्हारी करतूत थी। जूलियन ने कहा कि स्टर्लिंग और सुलिवन के मामलों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आयरिस बोली कि अब भी नाटक कर रहे हो। जब भी हमारे घर में कुछ बुरा होता है तो पहला शक तुम पर ही जाता है। तुम हमेशा से एहसान फरामोश रहे हो। जूलियन ने कड़े स्वर में कहा कि आयरिस, मैं तुम्हें पहले ही एक मौका दे चुका हूं। एशफोर्ड घराने का ये रटा रटाया नाटक मुझ पर मत चलाओ, इससे मुझे घिन आती है। आयरिस चिल्लाई कि तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हारी बहन हूं। जूलियन ने तंज कसते हुए कहा कि अब तुम्हें याद आया कि मैं तुम्हारा भाई हूं। आयरिस ने पूछा कि तुम सच में कौन हो। जूलियन ने कहा कि जानना चाहती हो तो ध्यान से देखो। जूलियन ने अपनी आंखों से एक भयानक युद्ध क्षेत्र और लाखों सैनिकों द्वारा एक सर्वोच्च कमांडर को दिए जा रहे भव्य सैल्यूट की याद उसके दिमाग में झोंक दी। आयरिस अपना सिर पकड़कर कांप उठी और चीखने लगी कि ये नहीं हो सकता, वो ये इंसान कभी नहीं हो सकता। जूलियन ने कहा कि मानना या न मानना तुम्हारी मर्जी है। जाकर मार्कस एशफोर्ड से कह दो कि मुझे परेशान करने के लिए लोगों को भेजना बंद करे। हवेली लौटकर आयरिस बदहवास हालत में बड़बड़ा रही थी कि वो नहीं हो सकता। ईथन ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। मार्कस ने उसकी आंखों की जांच करके कहा कि किसी ने इसके दिमाग में एक भयानक याद बैठा दी है। ये एक अंदरूनी वहम बन चुका है जिसे न निकाला गया तो इसका मार्शल पथ बर्बाद हो जाएगा। आयरिस ने रोते हुए कहा कि वो एक सैल्यूट था, वो जूलियन एशफोर्ड था। मार्कस दहाड़ा कि उस दरिंदे की अपनी सगी बहन पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई। मां ने कहा कि क्या कोई गलतफहमी हो सकती है। मार्कस ने गुस्से में कहा कि आयरिस की हालत देखो, नौकर को तुरंत हाउस स्टर्लिंग भेजो और जूलियन से कहो कि कल मेरे सामने पेश हो। अगर वो आने से मना करे तो मैं खुद जाकर उसे खींच लाऊंगा। स्टर्लिंग हवेली में नौकर ने आकर जूलियन से कहा कि मुखिया मार्कस ने आपको कल एशफोर्ड हवेली लौटने का हुक्म दिया है। अगर आप नहीं आए तो वे खुद आएंगे और फिर बाप बेटे का कोई लिहाज न करने का इल्जाम उन पर मत लगाना। जूलियन ने चाय पीते हुए कहा कि बाप बेटा, मेरा उस घराने से कोई नाता नहीं है। एल्डर स्टर्लिंग ने नाराज होकर कहा कि एशफोर्ड घराने का घमंड सारी हदें पार कर चुका है जो वे हाउस स्टर्लिंग में धमकियां भेज रहे हैं। जूलियन ने नौकर से साफ कहा कि मार्कस एशफोर्ड से कह दो कि मैं नहीं आऊंगा। जूलियन ने कहा, एशफोर्ड हवेली लौटना, अगर वो मुझे चाहता है तो खुद यहां आए। नौकर ने कहा कि वो संदेश पहुंचा देगा। एल्डर स्टर्लिंग ने पूछा, आयरिस एशफोर्ड के साथ क्या हुआ। जूलियन बोला, वो जानना चाहती थी कि मैं कौन हूं, मैंने बस झलक दिखाई। वो उसका बोझ नहीं सह पाई, बात सहने की नहीं, वो सच मानने से इनकार कर रही है। एल्डर बोले, एशफोर्ड घराना आंखों और दिल दोनों से अंधा है। अगली सुबह मार्कस एशफोर्ड स्टर्लिंग हवेली के दरवाजे पर चिल्लाया, जूलियन एशफोर्ड कहाँ है, उसे बाहर निकालो। एल्डर स्टर्लिंग ने टोका, जनरल मार्कस, ये हाउस स्टर्लिंग है, एशफोर्ड हवेली नहीं। मार्कस गर्जा, अपनी बहन पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई। आज मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा। जूलियन बाहर आकर बोला, मैंने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ वही देखा जिसे मानने से वो इनकार कर रही है। ईथन चिल्लाया, आज पिताजी की तरफ से मैं सबक सिखाऊंगा। ईथन ने वार किया पर जूलियन ने उसे हवा में उड़ा दिया। ईथन गिरकर बोला, तुम इतने ताकतवर कैसे हो। मार्कस गुस्से में चिल्लाया, पलटकर वार करने की जुर्रत। मार्कस ने हमला किया पर जूलियन ने उसका हाथ हवा में रोक लिया। जूलियन बोला, आप जान से मारने पर तुले हैं तो क्या मैं चुपचाप जान दे दूं। मार्कस ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं। जूलियन बोला, मेरा एशफोर्ड घराने से कोई वास्ता नहीं। एल्डर स्टर्लिंग बोले, जनरल, क्या अब भी नहीं दिखा। आपका बड़ा बेटा नाकाम नहीं था। मार्कस ने देखा कि ईथन की 3 पसलियां टूट चुकी थीं और ऊर्जा बिखर चुकी थी। मार्कस बोला, जूलियन, तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो, वो तुम्हारा भाई है। जूलियन ने कहा, हमला उसने किया था, अभी मैं दरिंदा था, अब भाई बन गया। क्या कभी किसी ने मुझे परिवार माना। एल्डर बोले, जनरल, दोहरे मापदंड मत अपनाइए। मार्कस गर्जा, बूढ़े, हमारे मामले में दखल मत दो। एल्डर बोले, जूलियन मेरी छत के नीचे है और आपने हाथ उठाया, इसलिए ये मेरा मामला है। मार्कस ईथन को ले जाते हुए बोला, तुम्हें पछतावा होगा। जूलियन बोला, मैं इंतजार करूंगा। अस्पताल में माँ रोजालिंड बोली, घाव गहरे हैं पर सुलिवन की दवा से दोपहर तक ठीक हो जाएगा। मार्कस बोला, ईथन के ट्रायल्स हैं, फिर भी उसने बेरहमी से वार किया। ईथन बोला, जूलियन ने जानबूझकर किया, वो मेरी कामयाबी नहीं देख सकता। माँ ने आयरिस से पूछा, तुमने क्या देखा था। आयरिस बोली, पता नहीं वो सच में वहीं था या नहीं। मार्कस बोला, डरो मत, मैं वहम निकाल दूंगा। आयरिस ने पूछा, अगर वो सच में वहीं निकला तो। मार्कस चिल्लाया, नामुमकिन। बालकनी में माँ ने मार्कस से पूछा, क्या हमने जूलियन के साथ गलत किया। आते ही हमने सम्मान छीन लिए। मार्कस बोला, वे सम्मान शुरू से ईथन के नाम थे। माँ बोली, नाम ईथन का था पर मोर्चे पर खून जूलियन का बहा था। मार्कस झुंझलाकर बोला, तुम अजीब बातें कर रही हो। माँ रोकर बोली, मुझे अब याद आया कि मैं उसकी भी माँ हूँ। मार्कस बोला, उसने हमें कभी माना, आज ईथन को मारा, कल मुझ पर हाथ उठाएगा। माँ बोली,
उसने आपका वार बिना मेहनत के रोक लिया था। मार्कस बोला, वो चाहे जितना ताकतवर हो, रहेगा मेरा ही बेटा। माँ बोली, लेकिन आप उसे निकाल चुके हैं। उधर स्टर्लिंग हाउस में जूलियन के शरीर से स्वर्णिम चमक निकल रही थी। एल्डर स्टर्लिंग बोले, तुम्हारा शरीर गोल्डन स्किन और जेड बोन पर पहुंच चुका है। ग्रैंड मास्टर भी इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता। जूलियन बोला, ये युद्ध क्षेत्र की ताकत है। एल्डर ने पूछा, क्या मार्कस तुम्हारी ताकत जानता है? जूलियन बोला, वो सिर्फ वही देखता है जो देखना चाहता है। एल्डर बोले, उसे शक होगा, पर मिलिट्री की सुरक्षा के चलते वो सच तक नहीं पहुंचेगा। जूलियन ने कहा, वे मेरी नहीं, मानवता के भविष्य की रक्षा कर रहे हैं। एल्डर हंसकर बोले, तुम 22 साल के हो, बूढ़ों जैसी बातें मत करो। जूलियन बोला, जंग उम्र नहीं देखती, जहर अब खत्म हो चुका है। अफसर ने कहा, जनरल एशफोर्ड, जूलियन एशफोर्ड के आगे के रिकॉर्ड्स तक नहीं पहुंचा जा सकता। सुरक्षा स्तर अपर्याप्त है। मार्कस ने खुद जांच की, पर वही चेतावनी आई कि ईस्ट ने इसे पूरी तरह लॉक कर रखा है। मार्कस दांत पीसकर बोला, इसमें सैन्य रहस्य हो सकते हैं, पर 3 साल की सेवा वाले नौसिखे के पास क्या राज होंगे? अफसर ने पूछा, क्या ईस्ट ने उसे प्राथमिकता वाली प्रतिभा माना है? मार्कस बोला, ज्यादा से ज्यादा मार्शल होनहार होगा, पर होनहारों को भी सहारे की जरूरत होती है। अफसर ने पूछा, क्या हम छानबीन जारी रखें? मार्कस ने कहा, जनरल सिंक्लेयर, राजधानी और गवर्नर की हवेली तक पूरी पड़ताल करो। मुझे ठीक ठीक जानना है कि पिछले 3 सालों में उसने क्या किया। फिर उसने सोचा, जूलियन एशफोर्ड, मुझे ज्यादा मत उकसाओ। स्टर्लिंग हाउस में एल्डर स्टर्लिंग ने दवा की शीशी रखी और कहा, जहर अब सबसे निचले स्तर पर दब चुका है। कल इसे ले लेना और जहर पूरी तरह बाहर निकल जाएगा। इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। ये कोशिकाओं को फिर से बनाएगा और इस जहर के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बदल देगा, पर दर्द होगा। जूलियन बोला, दर्द का मुझे अभ्यास है। एल्डर बोले, ये 22 साल के नौजवान जैसी बात नहीं। जूलियन ने कहा, अगर ये दवा कोशिकाओं की मरम्मत कर सकती है तो मैं आपका बहुत बड़ा कर्जदार रहूंगा। एल्डर स्टर्लिंग बोले, मुझे कोई कर्ज नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं तुम लंबा जीवन जियो। बाहर की दुनिया रुतबा देखती है और एशफोर्ड घराना सम्मान देखता है, पर मेरे लिए तुम एक जैसे हो। मैं चिकित्सक हूं और जान बचाता हूं। जूलियन ने शुक्रिया कहा। एशफोर्ड हवेली में ईथन ने पूछा, माँ, मेरे मार्शल ट्रायल्स पर तो असर नहीं पड़ेगा? माँ बोली, नहीं, दवा असरदार है। अभ्यास करोगे तो 80% से ज्यादा ठीक हो जाओगे। ईथन चिढ़कर बोला, 80%? मुझे प्रांत में पहला स्थान चाहिए। अंदर आते हुए मार्कस बोला, मार्शल ट्रायल्स में स्वभाव भी मायने रखता है, तुम्हें धैर्य की जरूरत है। ईथन ने कहा, जूलियन का वो वार। मार्कस बोला, वह युद्ध क्षेत्र की चालों पर निर्भर है। काबिलियत में तुम उससे ऊपर हो। आयरिस ने पूछा, पिताजी, क्या जूलियन सच में सिर्फ चालों पर निर्भर है? मार्कस बोला, क्या तुम अब भी वहमों में उलझी हो? जो देखा वो सच नहीं था। आत्मिक भ्रम सबसे बड़ा धोखा होते हैं। उधर सुलिवन कंपनी के बोर्डरूम में अफसरों ने बताया कि स्टर्लिंग घराने के साझेदारी तोड़ने से नई दवा का काम 3 महीने पिछड़ गया है। एल्डर स्टर्लिंग के फॉर्मूले के बिना मुनाफा तेजी से गिरेगा और विरोधी कंपनियों ने ग्राहकों से संपर्क शुरू कर दिया है। मालकिन ने पूछा, क्या कोई दूसरा रास्ता है? मैनेजर बोला, मुश्किल है। एल्डर स्टर्लिंग के तजुर्बे की जगह साधारण फार्मासिस्ट नहीं ले सकता। असिस्टेंट ने पूछा, क्या जनरल एशफोर्ड से मदद मांगे? मालकिन बोली, मार्कस कभी सिर नहीं झुकाएगा। मैनेजर ने पूछा, उस बड़े बेटे के बारे में क्या ख्याल है जो वहीं रह रहा है? मालकिन बोली, वो मदद नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास मांगने का हक नहीं बचा। हवेली में माँ ने मार्कस से कहा, हाउस स्टर्लिंग का हटना भारी नुकसान है। मार्कस बोला, मैं रास्ता निकालूंगा और एल्डर स्टर्लिंग को झुका दूंगा। नॉर्दर्न रीच में कोई मेरी अवहेलना नहीं कर सकता। माँ ने कहा, आप एक बेटे को दूर कर चुके हैं। ईथन को चोट लगे तो आप भड़कते हैं, आयरिस सहमे तो गुस्सा होते हैं, पर 3 साल पहले जूलियन को जंग में भेजते वक्त क्या कभी गुस्सा आया था? मार्कस बोला, वो जिंदा लौटा है ना? माँ रोकर बोली, तो क्या जिंदा लौटने पर उसके दुखों की गिनती नहीं? अगर किसी दिन पता चला कि जूलियन हमारी सोच से कहीं महान है तो क्या पछतावा होगा? मार्कस हंसकर बोला, मुझे फैसलों पर कभी पछतावा नहीं होता। माँ बोली, काश ऐसा ही हो। स्टर्लिंग हाउस में जूलियन ने नीली दवा निगल ली। दवा असरदार निकली, जैसे सूखे पेड़ पर बहार आ गई हो और उसके शरीर में असीम जीवन शक्ति उमड़ पड़ी। एल्डर स्टर्लिंग जूलियन की जांच करते हुए बोले, ग्रैंड मास्टर ग्रेट दवा के रस को पूरी तरह सोख लिया? इतनी जल्दी? जहर पूरी तरह खत्म हो चुका है और तुम्हारी कोशिकाओं की शक्ति भी बढ़ गई है। अब से तुम ऐसे जहरों के प्रति प्रतिरोधी हो चुके हो। जूलियन ने कहा, एल्डर, आपकी दवा मेरी उम्मीद से कहीं अनमोल है। एल्डर बोले, और तुमने इसे मेरी उम्मीद से बेहतर सोखा भी है। जूलियन ने कहा, दवा की गुणवत्ता प्रभावशाली है। एल्डर हंसकर बोले, तुम्हारे मुंह से एक भी सीधी बात नहीं निकलती। लड़के, जूलियन ने सोचा, इलाज पूरा हो चुका है। अब नॉर्दर्न रीच छोड़ने के बारे में सोचने का समय आ गया है। बगीचे में एल्डर स्टर्लिंग ने पूछा, जाने की जल्दी है? जूलियन ने कहा, वॉर जोन में मामले इंतजार कर रहे हैं। अकेडमी चयन से पहले मुझे बेहतरीन रूप में होना होगा। एल्डर बोले, शरीर ठीक हो चुका है पर नॉर्दर्न रीच में शांति नहीं है। लिंगवू शहर से 100 मील दूर एक नया रिफ्ट पिट खुला है। आकलन में यह SS रैंक का है और सेना लामबंद हो रही है। जूलियन ने कहा, SS परेशानी नहीं है, पर मुझे लगता है मामला सीधा नहीं है। तभी नौकर दौड़ता हुआ आया, मालिक, सेक्रेड मार्शल अकेडमी से संदेश आया है, छोटी मालकिन लौट रही हैं। एल्डर स्टर्लिंग हंसकर बोले, सही समय,
क्या तुम पोती के बारे में पूछने वाले नहीं थे? वो जल्द आ रही है। जूलियन मुस्कुराया। एल्डर, आप कुछ नहीं भूले? एल्डर बोले, जान बचाने का कर्ज और शादी का प्रस्ताव दो अलग बातें हैं। लगता है वो अभी नॉर्दर्न रीच छोड़कर नहीं जाएगा। कमरे में सेलेस्टे स्टर्लिंग ने आकर कहा। दादाजी? सेलेस्टे आखिरकार लौट आई। मैं अपने टीचर के साथ नॉर्दर्न रीच मिशन पर आई हूँ, तो आपसे मिलने आ गई। साथ आई महिला अफसर बोली। एल्डर स्टर्लिंग, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। एल्डर बोले। इंस्ट्रक्टर विटमोर, आप विनम्र हैं। अकेडमी में सेलेस्टे का आपके मार्गदर्शन में अच्छा ख्याल रखा गया है। इंस्ट्रक्टर बोली, इसकी प्रतिभा शानदार है, इसे मेरी निगरानी की शायद ही जरूरत पड़ती है। सेलेस्टे ने पूछा। दादाजी, ग्रेस ने जिक्र किया था कि आप हाल ही में मेरी शादी की बात चला रहे हैं। एल्डर बोले, ये कोई व्यवस्था नहीं, बस किसी से मिलने का मौका है। सेलेस्टे ने जूलियन को देखकर पूछा। तो दादाजी, क्या आपका मतलब इस इंसान से था? ये किसी बदकिस्मत रईसजादे जैसा नहीं दिखता। इंस्ट्रक्टर विटमोर ने जूलियन को देखकर कहा। जनरल एशफोर्ड? जूलियन ने पूछा। आप मुझे जानती हैं? इंस्ट्रक्टर ने बताया। आधा साल पहले तीसरे ईस्टर्न वॉर जोन के एबिस गॉर्ज में जब हेलीकॉप्टर खाई में गिरने वाला था, तब आप ही ने पूरे विमान को खींचकर सुरक्षित किया था। जूलियन बोला, तो वो आप थीं। इंस्ट्रक्टर ने सैल्यूट किया। कैलन विटमोर, आपकी सेवा में हाजिर हूं, जनरल एशफोर्ड। सेलेस्टे दंग रह गई कि मेजर जनरल स्तर की इंस्ट्रक्टर इस लड़के को जनरल कह रही हैं। कैलन ने बताया, शहर से 100 मील दूर खुले रिफ्ट पिट का आकलन SS रैंक है, पर मेरी आत्मिक शक्ति गहराई तक नहीं पहुंच पा रही। जूलियन ने पूछा। आत्मिक शक्ति रुक रही है? कैलन बोली। हाँ, अंदर बहुत दरिंदे हैं या कोई उच्च स्तर की चीज है। जूलियन ने पूछा। सेना इसे कैसे संभाल रही है? कैलन ने बताया, सेना ने घेराबंदी की है और कमांड डेरेक सुलिवन के हाथ में है। सेलेस्टे ने पूछा, डेरेक सुलिवन, हाउस सुलिवन का? कैलन बोली, हाँ, सोफी सुलिवन का भाई, 72वीं डिवीजन के वैनगार्ड रेजिमेंट का कप्तान। रिफ्ट पिट की रैंक जानने के लिए हमें अंदर जाना होगा, पर मुझे साथ में एक ताकतवर योद्धा चाहिए। जूलियन ने कहा। मैं आपके साथ चलूंगा, मेरे घाव भर चुके हैं। सेलेस्टे बोली। पर रिफ्ट पिट की रैंक अज्ञात है। जूलियन ने कहा, इसीलिए किसी को अंदर जाने की जरूरत है। कैलन ने कहा, आपके साथ होने से मुझे तसल्ली रहेगी। बाहर कार से माँ रोजालिंड उतरकर बोली, जूलियन, क्या तुम अब भी नाराज हो? मैं सिर्फ बात करना चाहती हूँ। जूलियन बोला, मैडम, आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। माँ रोकर बोली, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जूलियन ने कहा, एशफोर्ड हवेली की उस रात के बाद से नहीं। उधर मोर्चे पर पहरेदार ने कप्तान डेरेक सुलिवन को खबर दी। कप्तान, इंस्ट्रक्टर विटमोर वापस आ गई हैं। कैलन ने डेरेक से कहा, इनके साथ हम नीचे उतर सकते हैं? डेरेक ने पूछा। इंस्ट्रक्टर विटमोर, क्या ये सेना द्वारा भेजे गए कमांडर हैं? इतने युवा कमांडर? फिर उसने सैल्यूट किया। 72वीं डिवीजन का वैनगार्ड रेजिमेंट, नॉर्दर्न रीच लीजन, डेरेक सुलिवन हाजिर है। कमांडर? जूलियन ने पूछा। रिफ्ट पिट की स्थिति क्या है? डेरेक ने बताया। आकलन SS रैंक था, पर ग्रैंड मास्टर दरिंदे दिखने लगे हैं। खोजी टीमें कभी नहीं लौटी। जूलियन ने पूछा, क्या आत्मिक योद्धाओं ने जांच की? डेरेक बोला, वे नहीं कर सके, अंदर कुछ इसे रोक रहा है। जूलियन ने कहा, हेलीकॉप्टर तैयार करो। डेरेक बोला, जी सर। पायलट ने पूछा, कमांडर, क्या और नीचे उतरे? जूलियन ने कहा, जरूरत नहीं, और दोनों नीचे कूद गए। डेरेक दंग होकर चिल्लाया, रुको, सच में ये कमांडर है? वो खाई में ऐसे जा रहे हैं जैसे अपने घर का दरवाजा हो। खाई में कैलन बोली, मेरी आत्मिक शक्ति गहराई तक नहीं पहुंच रही। जूलियन ने कहा, फिर और नीचे चलते हैं। कैलन ने सोचा, ये पहले जैसे ही हैं, कोई खाई इन्हें नहीं रोक सकती। 20वें स्तर पर ग्रैंड मास्टर दरिंदा आया। कैलन बोली, ये SS नहीं है। जूलियन ने कहा, पीछे रहो, और एक ही वार में दरिंदा मार गिराया। कैलन ने सोचा, सिर्फ एक हाथ से। इनकी ताकत यादों से कहीं आगे है। जूलियन ने पूछा, क्या दिखता है? कैलन बोली, कम से कम ट्रू ड्रैगन रैंक। ये खतरनाक है, हमें पीछे हटकर जानकारी देनी होगी। जूलियन ने कहा, सावधान, बाहर निकलो और रिपोर्ट करो। कैलन बाहर लौटी। डेरेक ने पूछा, नीचे क्या स्थिति है? कैलन बोली, रिफ्ट पिट SS से ऊपर है। 40वें स्तर पर स्टारफॉल कबीले का निशान है। डेरेक ने पूछा, और कमांडर? कैलन ने कहा, वे नीचे ही हैं, तुरंत सेना से मदद मांगो। कमांड सेंटर में जवाब मिला, रिफ्ट पिट की रैंक अज्ञात है, बिना अनुमति किसी को नीचे जाने की इजाजत नहीं, बाहरी सीमा सुरक्षित करना प्राथमिकता है। डेरेक चिल्लाया, नीचे लोग हैं। अफसर बोला, सेना का कहना है कि युद्ध में बलिदान तय है। कैलन गुस्से में बोली, बलिदान? क्या उन्हें पता है नीचे कौन है? अगर वो यहाँ मारे गए तो सेना परिणाम नहीं झेल पाएगी। कार से माँ रोजालिंड उतरी। पहरेदार ने रोका, पर माँ बोली, हटो, मैं अपने बेटे के लिए आई हूँ। डेरेक ने पूछा, आप यहाँ क्यों आई? ईथन यहाँ नहीं है। माँ बोली, मैं जूलियन एशफोर्ड के लिए आई हूँ, जो इंस्ट्रक्टर के साथ गया। क्या वो वही था? डेरेक चौंक गया। कमांडर जूलियन एशफोर्ड है? माँ ने पूछा। जूलियन कहाँ है? कैलन बोली, रिफ्ट पिट में। माँ ने मार्कस को कॉल कर कहा, मार्कस, जूलियन खाई में है, खुद जाकर बचाओ। मार्कस ने कहा, सेना का फैसला है, हम एक आदमी के लिए और लोगों को नहीं भेजेंगे। माँ रोकर बोली, वो तुम्हारा बेटा है। मार्कस बोला, शुरू से आखिर तक मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, और वो ईथन है। माँ बोली, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? नीचे 30वें स्तर पर दरिंदा बोला, तुम्हारी गंध जानी पहचानी है। जूलियन बोला, मेरा चेहरा याद रख,
अगली बार दिखे तो पहले भागना, दरिंदा बोला। तुम अब भी जिंदा हो? जूलियन ने कहा। अगली बार का मौका नहीं मिलेगा, दरिंदा बोला। मेरा आत्मिक कोर हमेशा बच सकता है। जूलियन ने उसे मार गिराया। सिस्टम गूंजा। ट्रू ड्रैगन रैंक दरिंदा पराजित। 10 यूनिट ट्रू ड्रैगन एसेंस प्राप्त हुआ। दोहरा इनाम सक्रिय। इमॉर्टल सेल कल्टीवेशन मेथड तकनीक प्राप्त हुई। जूलियन ध्यान में बैठते हुए बोला, कुल मिलाकर बुरा सौदा नहीं रहा। जूलियन ने ध्यान से उठते हुए महसूस किया कि वो अभी पूरी तरह ट्रू ड्रैगन नहीं बना, लेकिन हाफ स्टेप ट्रू ड्रैगन के स्तर पर पहुंच चुका है। उधर ऊपर पायलट ने माँ रोजालिंड से कहा, मैडम रिफ्ट पिट अब भी अस्थिर है, आप ज्यादा पास नहीं जा सकती। माँ ने नीचे झांकते हुए कांपते स्वर में कहा, वो मिल गया, वो एक भ्रम में फंसा है, मुझे अंदर जाकर उसे बाहर निकालना होगा। तभी माँ को अतीत याद आया जब एक घायल सैनिक चिल्लाया था, कप्तान ये लड़का तो अभी योद्धा भी नहीं बना। कप्तान गुस्से में बोला, योद्धा भी नहीं? तो इसे यहाँ किसने भेजा? क्या मरने के लिए भेजा है? माँ ने रोते हुए याद किया कि उस समय जूलियन ने कहा था, मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगा। तब कप्तान ने कहा था, याद रखना, सेना दूसरों की रक्षा के लिए होती है, किसी की रक्षा के इंतजार में नहीं बैठती। माँ ने रोते हुए कहा, मैंने अपने ही हाथों से अपने बच्चे को मौत के मुंह में भेजा था। जूलियन, अफसर ने उन्हें संभाला। माँ बोली, जब वो घर लौटा तो हमारे पहले शब्द उसके दर्द के लिए नहीं थे, हमने तो बस उसके सम्मान छीनने की मांग की थी। मैं उसकी माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ। मोर्चे पर डेरेक सुलिवन ने कैलन से पूछा, इंस्ट्रक्टर विटमोर, अंदर का अवरोध कम हो रहा है, क्या अंदर सब खत्म हो गया? कैलन बोली, जरूरी नहीं। डेरेक ने पूछा, वो कमांडर वास्तव में किस रैंक पर हैं? कैलन ने कहा, तुम्हारा न पूछना ही बेहतर होगा। डेरेक बोला, वो जूलियन एशफोर्ड है ना? तभी जूलियन बाहर आया। कैलन ने पूछा, कमांडर क्या आप ठीक हैं? जूलियन ने कहा, मैं ठीक हूँ। 40वें स्तर पर थोड़ी चूक हो गई थी, जिसे संभाल लिया गया है। कैलन ने सोचा, 40वें स्तर पर चूक? जूलियन ने निर्देश दिया, रिफ्ट पिट अभी स्थिर है पर दरार बाकी है। सेना से कहो अंदर जाने की जल्दबाजी न करे, पहले प्रवेश द्वार सील करे। कैलन ने कहा, समझ गई। जूलियन ने डेरेक से कहा, अब यहाँ की कमान तुम्हारे हाथ में है। डेरेक ने सैल्यूट किया। जी कमांडर। जूलियन ने आदेश दिया, पहरा 3 गुना कर दो, आत्मिक योद्धाओं को निगरानी पर रखो, अगर दरार फैली तो तुरंत सभी को बाहर निकाल लेना। डेरेक बोला, जी सर। डेरेक ने मन ही मन सोचा, सोफी, तुमने जिसे एशफोर्ड परिवार का मोहरा समझकर ठुकरा दिया, वो कोई मोहरा नहीं बल्कि एक ट्रू ड्रैगन था। रात को सुलिवन हवेली में मुखिया ने पूछा, रिफ्ट पिट की क्या स्थिति है? डेरेक ने बताया, हालात फिलहाल संभाल लिए गए हैं। सोफी, तुम्हें पता है आज मैंने उस रिफ्ट पिट में किसे देखा? सोफी ने पूछा, किसे? डेरेक ने कहा, जूलियन एशफोर्ड को। सोफी बोली, वो वहां क्या कर रहा था? डेरेक ने कहा, मेजर जनरल कैलन विटमोर तक उसे कमांडर कहकर बुला रही थी। मुखिया ने चौंक कर पूछा, क्या कहा? डेरेक ने कहा, मैंने खुद सुना है, वो ट्रिपल एस से भी गहरी खाई से अकेले लड़कर बाहर निकला और कैलन विटमोर उसके सामने पूरे सम्मान से पेश आ रही थी। सोफी बोली, हो सकता है उसने कभी उनकी जान बचाई हो। डेरेक ने कहा, सोफी, सेना में कमांडर का मतलब समझती हो? कैलन विटमोर खुद मेजर जनरल स्तर की हैं, उनसे ये सम्मान पाने के लिए इंसान का पद कम से कम जनरल या स्टार रैंक होना चाहिए। सोफी बोली, नामुमकिन, उसे तो एशफोर्ड घराने ने बेदखल कर दिया था। डेरेक ने कहा, शायद इसीलिए एशफोर्ड घराना कभी उसकी असली पहचान नहीं जान सका। मुखिया ने गुस्से में पूछा, सोफी, जूलियन एशफोर्ड के साथ तुम्हारी सगाई का मामला अब कहां तक पहुंचा है? कुछ बोलो। सोफी ने कहा, मैंने वो रिश्ता पहले ही तोड़ दिया है। मुखिया चिल्लाया, तुमने एक जनरल स्तर के अफसर के साथ सगाई तोड़ दी? तुमने हाउस स्टर्लिंग में एल्डर स्टर्लिंग के सामने उसका अपमान किया था, है ना? तुमने रिश्ता नहीं तोड़ा, तुमने सुलिवन घराने की कब्र खोद दी है। मुखिया ने डेरेक से पूछा, क्या जूलियन ये खुंदक सुलिवन घराने पर निकालेगा? डेरेक ने कहा, कहना मुश्किल है, पर वो छोटी बातों पर रंजिश रखने वाला इंसान नहीं है। मुखिया ने कहा, ऐसे लोग ही खतरनाक होते हैं जिनसे दुश्मनी मोल नहीं ली जा सकती। डेरेक बोला, रिश्ता टूटने से उसके स्वाभिमान को चोट जरूर लगी होगी। मुखिया ने कहा, उस स्तर के इंसान को हमारी मंजूरी की जरूरत नहीं है। समस्या ये है कि हम उससे दुश्मनी नहीं झेल सकते। सोफी को खुद जाकर माफी मांगनी चाहिए, भीख मांगने नहीं, अपनी गलती सुधारने। तो दोस्तों, कहानी का ये पार्ट यहीं खत्म होता है। अगर इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।